नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सुनील सर आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, आप लोग के सामने जो मैं उपस्थित हुआ हूं, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। कल हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के सिलेबस क्या है, उसके लिए कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए और वह रणनीति क्या होगी, कल इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह आपको दिख रहा होगा, जो अपना टॉपिक है। अब यहीं से स्टार्ट किया जाता है। जो अपना टॉपिक है मित्रों, वह यहीं से स्टार्ट किया जाता है कि जी, तो यहीं से स्टार्ट किया जाता है इन्फ्लेशन। तो हम लोग बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे कि देखेंगे कि जो हमारे प्रश्न में, जो आपके पीजीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने बहुत जगह क्लास किया होगा, हो सकता नहीं भी किया होगा। तो हमारे जो डेमो क्लासेज है, इस डेमो क्लासेज को आप देखिए। इसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि हमें आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु का मेंबर बनना है या नहीं। मैं वैसे आपको नहीं कहूंगा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं या खराब पढ़ाता हूं, सभी टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा, एक बार आप आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के शिक्षकों को अवसर जरूर दीजिए। और आपका कल भी हमने आपको बताया था कि जो आपका टीजीटी और पीजीटी है, यूपी में पीजीटी की बात कर रहा हूं, यूपी पीजीटी में जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, और इसमें जो 63 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 125 क्वेश्चन आते हैं आपके। इसमें 63 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 125 क्वेश्चन आते हैं मित्रों। अब 125 में से 115 क्वेश्चन, ये मैं दावा करता हूं दोस्तों, और आपको विश्वास दिलाता हूं, सिर्फ जो है अपने क्लास नोट्स से होंगे। और प्लस जो है हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट, तो वहां से आपको जो है मिल जाएंगे 115 क्वेश्चन। 125 में से 115 क्वेश्चन। और कैसे मिलेंगे? जो डाटा होता है, कौन से डाटा, जो आर्थिक की सर्वेक्षण की मैं बात करता हूं, जो वहां से प्रश्न बनते हैं, जो करंट से प्रश्न बनते हैं, जो करंट आधारित प्रश्न बनते हैं, वहां से एक भी करंट आधारित प्रश्न आपका है, करंट अफेयर्स आधारित प्रश्न, आपके एक भी प्रश्न मित्रों गलत नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, एक भी प्रश्न गलत नहीं। और यहीं से सभी लोगों के प्रश्न गलत भी होता है, और जहां से 10-15 नंबर जो करंट आधारित जो प्रश्न होते हैं पीजीटी में, लोग यही नहीं कर पाते और बाहर हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमें जो किस प्रकार से और कैसे जो है हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। तो हमें जो है, आप देखे होंगे आरबीआई गवर्नर ने कहा इस तिमाही माह में भी रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा, रेपो रेट में वृद्धि किया जाएगा। अब प्रश्न यह उठा कि ये रेपो रेट में या रेपो दर में जो वृद्धि किया जा रहा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है। इसके पीछे जब मित्रों आप उद्देश्य पता चल जाएगा, और इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है और किसके लिए कब रेपो रेट बढ़ाया जाता है, इसके बाद सारे चीजों की समस्या अपने आप हल हो जाएगी दोस्तों। चलिएगा, हम लोग देरी नहीं करते हैं, तो हम लोग क्लास पर आते हैं। हम लोग चर्चा करते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की मैं बात करूंगा। किसका? इन्फ्लेशन की मैं बात करूंगा, मुद्रास्फीति। तो जो टॉपिक है देख लेंगे दोस्तों। अब यह आपको समझ में आएगा। मुद्रास्फीति मैं बात करता हूं, इन्फ्लेशन किसकी मैं बात करूंगा? इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें जो टॉपिक है दोस्तों,
वह पहले हम बात करते हैं, मुद्रास्फीति के अर्थ हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात तो हम मुद्रास्फीति के अर्थ की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे इस पर मुद्रास्फीति के प्रकार पर। तो मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक आपका होगा वह मुद्रास्फीति को मापने की विधियां। तो इन्फ्लेशन को मापने की जो विधियां हैं, मुद्रास्फीति को मापने की विधि, मापने की विधि, यह हमने आपको टॉपिक क्यों लिखा रहे, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। जी मित्रों, किस चैप्टर में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसका सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपकी समस्या वहीं सॉल्व हो जाएगी। 20%, जिसको कहते हैं लगभग 50% समस्या आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है जब आप अपने जो आपके सिलेबस है, जो टीजीटी और पीजीटी में सिलेबस है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां से आपको जो है 50% समस्या उसी दिन सॉल्व हो जाएगी आपकी, जिस दिन आप यह जानते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारक। मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारक, इनकी भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट होगा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले उपाय। नियंत्रित करने वाले आपके उपाय क्या हैं। इसके बाद मुद्रा स्फीति का प्रभाव, अर्थात किसान वर्ग पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्पादक वर्ग पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ेगा, उपभोक्ता वर्ग पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको हम देखेंगे। इसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग मंदी की भी चर्चा करेंगे, मुद्रा अस्फीति की चर्चा करेंगे, इत्यादि इत्यादि की हम लोग इसी में चर्चा करेंगे। ठीक, तो इस टॉपिक में हमें इतना चर्चा करना है दोस्तों, इस टॉपिक। और यहां से आपका एक क्वेश्चन प्रत्यक्ष रूप से आपका तो एक से दो क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट रूप से, जब आपको रेटिंग एजेंसी जो होती है, जब देखती है कि भारत को बिजनेस को किस क्लास में रखा जाए, किस क्लास में रखा जाए, तो उसके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आरबीआई और सरकार जो है कैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन उपाय करते हैं, सारे की मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग अर्थ की बात कर लूं, तो सबसे पहले हम लोग अर्थ की बात कर लूं। तो मुद्रास्फीति का जो अर्थ है मित्र, मुद्रास्फीति का अर्थ, तो मुद्रास्फीति का जो अर्थ होता है वह होता है मुद्रा पर दबाव। क्या होता है? मुद्रा पर दबाव। तो मुद्रा पर दबाव का तात्पर्य हुआ मुद्रा की क्षमता में कमी। तो मुद्रा की क्षमता में कमी, तो मुद्रा की क्षमता में कमी का तात्पर्य हुआ कि मुद्रा की क्षमता में कमी। तो मुद्रा की क्षमता में कमी का तात्पर्य यह हुआ मित्र, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से, मुद्रा की क्रय शक्ति में
क्रय शक्ति में कमी। तो मुद्रा के जब क्रय शक्ति में कमी होगा मित्र, आप बताइएगा, जब मुद्रा की वैल्यू में कमी होगी अर्थात वस्तुओं की कीमत में क्या होगी, तो वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी। तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि। मुद्रा का तात्पर्य होता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है, शाब्दिक अर्थ दोस्तों, तो शाब्दिक अर्थ क्या निकल कर आता है, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने से, क्रय शक्ति में कमी आने से मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना ही मुद्रास्फीति कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। तो क्या कहा गया, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने से जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो उससे ही क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। आम बोलचाल के भाषा में अगर हम बात करें तो आम बोलचाल की भाषा में, तो आप याद रखिएगा, आपको समझने के लिए, आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में मुद्रास्फीति को, आम बोलचाल की भाषा में मुद्रास्फीति को महंगाई कहते हैं। तो मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, आम बोलचाल की भाषा में मुद्रास्फीति को हम क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, महंगाई कहते हैं। अब मान लीजिएगा कि 1 केजी आलू, तो 1 केजी आलू की कीमत अगर हम बात करते हैं, कितना रुपए हो गया, 20 रुपए था। 1 केजी आलू की कीमत कितना रुपए था, 20 रुपए। अर्थात आपको 20 रुपए देने पर आप 1 किलो आलू परचेज कर सकते थे। तो लेकिन अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में अब इस आलू की कीमत जो बढ़कर 1 किलो आलू खरीदने के लिए, 1 किलो आलू अब खरीदने परचेज करने के लिए आपको मान लीजिए 30 रुपए देना पड़ रहा है। तो अब वर्तमान में जो है उसी 1 किलो आलू खरीदने के लिए अब आपको 30 रुपए देना पड़ रहा है। तो अर्थात अगर बात किया जाए, पहले की अपेक्षा हमें कितना अधिक देना पड़ रहा है, 10 रुपए ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। कितना, 1 किलो आलू परचेज करने के लिए, उतना ही आलू 1 किलो आलू परचेज करने के लिए पहले की अपेक्षा हमें कितना रुपए ज्यादा चुकाना पड़ रहा है, 10 रुपए चुकाना पड़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ वस्तु की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। जब इसकी वैल्यू क्या हो गई, जब आलू की वैल्यू बढ़ गई और 10 रुपए पहले की अपेक्षा ज्यादा चुकाना पड़ रहा है, इसका मतलब है इसका क्रेडिट घट गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, घट गई मित्र, इसकी वैल्यू घट गई। अर्थात जो पैसे की वैल्यू थी पहले की अपेक्षा घट गई। याद रखिएगा, जिसकी वैल्यू घटती है तो उसकी जो है कीमत भी क्या हो जाती, घट जाती। इसीलिए अब वस्तु की वैल्यू बढ़ गई तो वस्तु की कीमत भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वस्तु की कीमत भी क्या हो जाएगी, कीमत में वृद्धि होगी। तो वस्तु की कीमत में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। और जिसकी वैल्यू घट जाती है उसकी क्रय क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। तो उसकी क्रय क्षमता क्या हो गई, घट गई। अर्थात कहेंगे कि रुपए की वैल्यू जो है
रुपए की वैल्यू अर्थात मुद्रा की वैल्यू घट गई और वस्तु की वैल्यू जो है गुड्स की वैल्यू बढ़ गई। और क्या कहलाता है? वस्तु की कीमतों में वृद्धि और मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हुई क्या कहलाता? महंगाई कहलाता। अगर पहले आपको 10 रुपए में, पहले आपको 20 रुपए में 1 केजी आलू प्राप्त हो रहा था और वर्तमान में अगर 30 रुपए में अब 1 किलो आलू प्राप्त करने के लिए आपको 30 रुपए देना पड़ रहा है, इसका तात्पर्य हुआ कि पहले के अपेक्षा जो है हम 10 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रुपए की वैल्यू या मुद्रा की वैल्यू पहले के अपेक्षा क्या हो गई है? घट गई, कम हो गई, इसकी वैल्यू कम हो गई है और वस्तु की कीमत बढ़ गई। अब जिसकी डिमांड होती है दोस्तों, इतना समझिएगा, वैल्यू किसकी बढ़ती है? जब जिसकी डिमांड होती, मांग होती है, जिस वस्तु की मांग जितना अधिक होती है उसका डिमांड बढ़ता है, और जिसका डिमांड बढ़ता है उसी की वैल्यू बढ़ती है, और जिसकी वैल्यू बढ़ती है दोस्तों उसी की कीमत बढ़ती है। इसीलिए आप देखते होंगे चाहे कुछ कितने भी अच्छे नेता, आप देख लीजिए मोदी जी को, मोदी जी की जो है डिमांड किस लिए? क्योंकि उनकी डिमांड है, अब डिमांड के कारण उनकी वैल्यू भी है, और वैल्यू है तो इसीलिए वो पुनः सरकार में आ भी गए। अब उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति को देखा जाए कि जब चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, ऐसा लग रहा था कि इस बार सरकार जो है योगी सरकार पुनः सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन उनका डिमांड बना रहा। अब जब डिमांड बना रहा तो उनकी वैल्यू भी बनी रही दोस्तों, और जब वैल्यू भी बनी रही तो पुनः वह क्या होगा? उनके साथ जो कारवां चला और उसके द्वारा जो है उसी के कारण जो है योगी सरकार का पुनर्वापसी हुई, दोबारा सरकार बनाया गया। इसीलिए जब महंगाई क्या होती है? जब मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होती है, अर्थात पहले की अपेक्षा आपको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है, पहले की अपेक्षा आपको ज्यादा मुद्रा चुकाना पड़ता है और कम वस्तु प्राप्त करने के लिए जो है, तो वही क्या कहलाती है? महंगाई कहलाती है। अब जैसे पेट्रोल, पेट्रोल के समय में अगर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम आपसे, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब देखते हैं पेट्रोल की। आपने कहा कि जो पेट्रोल की कीमत थी पहले जो है 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत थी वह कितना था? मान लेते 95 रुपए। तो पहले जो है पेट्रोल की कीमत 95 रुपए था, लेकिन अब बढ़कर पेट्रोल की जो कीमत हो गया, तो जो बढ़कर अभी तो घटाया गया है, लेकिन जो बढ़कर पेट्रोल की 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है वह बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 105 रुपए कर दिया गया था। अब 1 लीटर ही तो सभी ने कहा महंगी हो गई। अब ने सभी ने कहा कितना रुपए महंगा होगा? 10 रुपए जो है पहले के अपेक्षा पेट्रोल महंगी हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि किसकी कीमत बढ़ गई? पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। तो पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ गई? क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू इसकी क्यों बढ़ी दोस्तों? क्योंकि इसकी मांग बढ़ गई। अब मांग, कई कारण से इसकी वैल्यू बढ़ सकती, कीमत बढ़ सकती, लेकिन यह तो स्पष्ट हो गया कीमत में वृद्धि हो रही है, अर्थात वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो रही है और मुद्रा की क्रय शक्ति में क्या हो रही है? मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हो रही है। अब क्रय क्षमता में क्या हो रही है? क्षमता में कमी हो रही है। अब आप यह कह सकते हैं ये जो मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी हो रही है या वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? इसके पीछे हो सकता है मांग में वृद्धि हो गई, तो मांग बढ़ने के कारण जो है वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो रही होगी। पहला कारण तो यही हो सकता है कि डिमांड के कारण पहले की अपेक्षा जो है पेट्रोल की डिमांड अधिक हो रही होगी और आपूर्ति न होने के कारण जो है वह डिमांड में वृद्धि हो रही है, और डिमांड बढ़ने के कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो रही है। अगर उसके डिमांड के स्वरूप में, अगर डिमांड के अनुरूप, अगर डिमांड के अनुरूप मित्रों सप्लाई नहीं हो पा रही, आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो डिमांड के अनुरूप, अगर दोस्तों डिमांड के अनुरूप अगर हम आपसे बात करते हैं, क्या कहा? अगर डिमांड के अनुरूप, मांग के अनुरूप अगर सप्लाई आपूर्ति नहीं हो पाती है तो वस्तु की कीमत में क्या होती है? वृद्धि होती है। और वस्तु की कीमत में वृद्धि होना ही क्या कहलाता? महंगाई। और महंगाई को आप क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। बस इतना ही आप लोग जानते रहिए। अब हम बात करते हैं दूसरा हो सकता है
कि इस वस्तु की लागत में वृद्धि हो गई हो, इस वस्तु के लागत में वृद्धि हो गई, और लागत में वृद्धि होने के कारण ही हो सकता हो कि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो सकती। दूसरा आशा क्या लगाया जा सकता है, या तो हो सकता है जो वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो रही है, अर्थात जो पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो रही है, या तो पहले की अपेक्षा डिमांड अधिक हो गया और सप्लाई नहीं हो पा रहा हो, पहले की अपेक्षा डिमांड अधिक हो रहा और उसके अनुपात में सप्लाई नहीं हो पा रहा हो, इसलिए पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो रही। दूसरा कारण हो सकता है कि पेट्रोल के उत्पादन की जो लागत है, उत्पादन में के लागत में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो सकता है। तीसरा कारण जो है उसकी संरचनात्मक व्यवस्था, संरचनात्मक के कारण हो सकती, जो सिस्टम है, सिस्टम चेन सही ना होने के कारण, सिस्टम चेन जो है स्ट्रक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन न सही होने के कारण भी, अर्थात न तो लागत के कारण न तो मांग के कारण, अर्थात स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के कारण, संरचनात्मक व्यवस्था के कारण, संरचनात्मक प्रणाली के कारण हो सकता है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो रही। तो यह मुद्रास्फीति के प्रकार हो सकते हैं दोस्तों। तो रीजन के आधार पर मुद्रास्फीति 3 प्रकार के, तो एकदम मैं आपको विधिवत सिखा दूंगा दोस्तों कि आपको इकोनॉमिक्स जो है कैसे पढ़ा जाए, उसकी रणनीति क्या होगी, कैसे हम न्यूज़पेपर में यह देखेंगे, जैसे अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमिक्स का पेज आता, आर्थिक परिदृश्य का पेज आता, वैसे आप लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं। क्या पढ़े हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे हमें समझ में नहीं आती है। समझ में इसलिए नहीं आती है मेरे मित्रों कि आपको बेसिक चीजें नहीं पता है। आप यूजी भी हो गए, पीजी भी हो गए हैं, उसके बावजूद भी आप इकोनॉमिक्स से दूरी क्यों बनाए रखे, और इसमें कंपटीशन भी इसलिए कम होता है। और आप कहते हैं मुझे अंग्रेजी की बुकें पढ़ने, मेरी अंग्रेजी कमजोर है। अंग्रेजी से क्या लेना देना है, कुछ टर्मोलॉजी होते हैं, कुछ टर्म होते हैं जिसे हमें सीखना भी है। हाँ, थोड़ी समस्याएं होंगी, लेकिन उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसीलिए हार्डवर्क का कोई तोड़ नहीं होता, हर समस्याओं का समाधान है दोस्तों हार्डवर्क। मेहनत सभी समस्याओं का समाधान होता है दोस्तों, ये मैं आपको पहले ही गाढ़ बात दूं। स्मार्ट वर्किंग भी हार्डवर्क से ही होता है, ये तभी पॉसिबल होता है। स्मार्ट वर्किंग, सब कहते हैं स्मार्ट वर्क बनिए, स्मार्ट वर्किंग कीजिए, ये तभी पॉसिबल होता है मित्रों जब आप जो है एक अच्छे मार्गदर्शन में जब आप कार्य करते हैं, जब शिक्षा व्यवस्था जो है, आप जो पढ़ाई करते हैं, आपका मार्गदर्शक कैसा है, मार्गदर्शन करने वाला कैसा है, किस संस्थान से जुड़े हैं, उसकी क्या रणनीति है, उसका क्या उद्देश्य, सिर्फ उसका उद्देश्य पैसा कमाना है कि बच्चों का सिलेक्शन भी देना है, सिर्फ कोर्स ही पूरा करना है। यहां पर आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में पढ़ाई के साथ साथ आप तो का भी विकास किया जाएगा। सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होता मेरे मित्रों, आपके पढ़ाने के साथ साथ आपके व्यक्तित्व का विकास भी किया जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के जितने भी शिक्षकगण हैं, जो भी अपने क्षेत्र के, अपने सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, एक बार उनको अवसर जरूर दीजिए। मैं अपने की बात नहीं कर रहा, मैं सभी शिक्षकगण की बात कर रहा हूं। और आपकी जो सफलताएं हैं, उस सफलताओं में अहम भूमिका होगी आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु की दोस्तों। तो यहां तक हमने समझ में आया
कि महंगाई क्या होती है, जब पहले की अपेक्षा वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है और पहले की अपेक्षा हमें और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, वही महंगाई कहलाता है दोस्तों। एकदम आम बोलचाल की भाषा में जब पहले की अपेक्षा वस्तुएं महंगी हो जाएं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन आने के जो कारण है, वह एक दिन में तो इन्फ्लेशन, मुद्रा इस महंगाई तो बढ़ती नहीं, उसके पीछे कई कारण हो सकते डिमांड हो सकता है वह संरचनात्मक जो है मुद्रास्फीति हो सकता है, संरचनात्मक व्यवस्था हो सकता है वह लागत में वृद्धि के कारण। ठीक, तो मुद्रास्फीति जो है कारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार पर। यहां तक समझ में आ गया? अब हेडिंग डालिएगा, मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति के प्रकार। तो मुद्रास्फीति की अगर बात की जाए कारण के आधार पर, अर्थात रीजन के आधार पर, कारण के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार, और दूसरा है दर के आधार पर, अर्थात रेट के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति के प्रकार। अब हम बात करते हैं कारण के आधार पर। तो कारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति। तो लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तीसरा आपका है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है, क्या है? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। दर के आधार पर। अब हम बात करते हैं दर के आधार पर। दर के आधार पर रेंगती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई मुद्रास्फीति जिसे हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके बाद चलती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई मुद्रास्फीति जिसे हम वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके बाद दौड़ती या भागती हुई मुद्रास्फीति। दौड़ती या भागती हुई मुद्रास्फीति। दौड़ती या भागती हुई मुद्रास्फीति जिसे हम रनवे इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। रनवे इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं।
चौथी है चरम मुद्रास्फीति। चरम मुद्रास्फीति, तो चरम मुद्रास्फीति जिसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन, तो हाइपर इन्फ्लेशन, तो ये रेट के आधार पर, दर के आधार पर 4 प्रकार के मुद्रास्फीति होते हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के मुद्रास्फीति होते हैं और रीजन के आधार पर जो है 3 प्रकार के मुद्रास्फीति होते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रा, दर के आधार पर रेंगती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति और चरम मुद्रास्फीति। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पहले का, मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति, तो मांग जनित मुद्रास्फीति डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो डिमांड पुल जो है इन्फ्लेशन। अब इसमें देखा जाता है कि जो मांग है, डिमांड, मांग आपूर्ति की अपेक्षा जब अधिक होता है, इसमें कंडीशन क्या है, जो डिमांड है वह सप्लाई की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात डिमांड अधिक है, उसके अनुपात में सप्लाई नहीं हो पाती है, उसके अनुपात में, मांग के अनुपात में आपूर्ति में कमी। तो मांग के अनुपात में जब आपूर्ति की कमी, अर्थात मांग के अनुसार जो है आपूर्ति नहीं हो पाती, सप्लाई नहीं हो पाती है, तो किस प्रकार की मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। जब आपकी जो डिमांड है और डिमांड के अनुसार आपूर्ति न होने के कारण जो है वस्तु की कीमत में जब वृद्धि होती है, तब क्या कहलाता है, मांग जनित मुद्रास्फीति। तो मांग के कारण, तो मांग में वृद्धि के कारण, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, मांग में वृद्धि के कारण आपूर्ति में कमी होने से, मांग में वृद्धि होने से, मांग में वृद्धि के कारण आपूर्ति में कमी होने से वस्तु की कीमत में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, मांग जनित मुद्रास्फीति। तो मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाता है। मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाता है। अब हम बात किया जाए तो रातों रात तो डिमांड बढ़ नहीं जाएगा। अब हमने कहा कि कोई भी वस्तुओं का जो डिमांड है वह रातों रात तो बढ़ नहीं जाएगा, रातों रात बढ़ नहीं जाएगा, समझिएगा। तो कोई भी डिमांड जो है रातों रात बढ़ नहीं जाएगा, उसके लिए कोई प्रक्रिया होगी जिसके कारण जो है कोई कारक होगा, कोई रीजन होगा जिसके कारण डिमांड पहले की अपेक्षा डिमांड में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो पहले की अपेक्षा क्या है, डिमांड बढ़ने के पीछे कारण क्या है, तो मांग बढ़ने के पीछे कारण क्या है, तो हेडिंग डालिएगा मांग बढ़ने के कारण। तो मांग बढ़ने के कारण हम देखेंगे, तो मांग बढ़ने के कारण, तो मांग बढ़ने के जो कारण है और आपूर्ति में कमी के कारण दोनों देखेंगे। तो मांग बढ़ने के जो कारण है मित्र, तो रातों रात अचानक जो है वह डिमांड तो क्रिएट नहीं होगा, डिमांड तो बढ़ नहीं जाएगा।
तो उसके पीछे कोई ना कोई कीमत हो। उसके पास अगर बात किया जाए सीधा से, अगर हम बात किया जाए लोगों के पास पैसा आ जाए, तो जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, आ जाए। तो अगर हम आपसे बात किया जाए जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिमांड करेंगे। तो लोगों के पास पैसा आएगा कहां, पहली प्रश्न तो यही, रातों रात तो अचानक जो है लोगों के पास पैसा कहां से आ जाएगा। अब ऊपर से तो टपक नहीं जाएगा, उसका कोई स्रोत होगा, उसका मित्र क्या होगा, कोई ना कोई स्रोत होगा। वह स्रोत क्या है, अब लोगों के पास पैसा कैसे आएगा। अब लोगों के पास पैसा क्या है, अगर वह काम करें और उनके वेतन में क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए। पहले की अपेक्षा उनके वेतन में क्या हो जाए, वृद्धि आ जाए। जब उनके वेतन में वृद्धि हो जाएगा तो लोगों के पास पैसा अधिक होगा, वेतन में वृद्धि कर दिया जाए। और वेतन में वृद्धि कब होगा फ्रेंड्स, अब वेतन की वृद्धि कब होगा, जब उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार की प्राप्ति होगी। तो रोजगार की प्राप्ति होगी, रोजगार की प्राप्ति। तो वेतन में वृद्धि कब होगा, या दो लोग, यहां पर हम बात करते हैं, दो एग्जांपल ले सकते हैं। अब मान लीजिए एक लोग तो रोजगार है, एक व्यक्ति रोजगार, एक व्यक्ति क्या है, रोजगार है। बी व्यक्ति जो है वह क्या है, बेरोजगार है। तो बी व्यक्ति जो है वह क्या है, मित्र समझने चल रहा, एक एक चीजें आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो बी व्यक्ति क्या है दोस्तों, वह बेरोजगार है। ए व्यक्ति क्या है, रोजगार है, और बी व्यक्ति क्या है, बेरोजगार है। अब क्या कर दिया जाए, अब बी व्यक्ति का वेतन मान लीजिए कितना हजार है, 5,000 रुपए है। इसका वेतन जो है 5,000 रुपए है। अभी तो यह बेरोजगार है, इसलिए इसका वेतन अगर हम देखते हैं बेरोजगार है, इसलिए इसका वेतन अगर हम बात करते हैं कितना रुपए है, 0 रुपए है। तो इसका वेतन कितना है दोस्त, 0 रुपए। अब क्या किया जाए, अब इस व्यक्ति के वेतन में क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए। वेतन में वृद्धि कर दिया जाए। तो वेतन में वृद्धि करके अब हम बात किया जाए, अभी तक ये कितने रुपए का डिमांड कर रहा था, 5,000 रुपए का डिमांड कर सकता था, क्योंकि उसके पास कितने हजार रुपए थे, 5,000। तो वह 5,000 रुपए के बराबर वस्तुओं को खरीद सकता था। अभी तक जो इसके द्वारा डिमांड किए गए थे तो 5,000 रुपए के बराबर वह वस्तुओं को खरीद सकता, लेकिन वेतन में वृद्धि करके कितना कर दिया गया, 10,000 रुपए कर दिया गया। अब जो है वह 10,000 रुपए के बराबर वस्तु खरीद सकता है। ठीक है, पहले की अपेक्षा डिमांड में वृद्धि हुई कि नहीं, किसके कारण डिमांड में वृद्धि हो रही, वेतन में वृद्धि होने के कारण। पहले उसका वेतन 5,000 रुपए था, पहले उसका वेतन 5,000 रुपए था, तो वह 5,000 रुपए के बराबर ही सामान को खरीद सकता था, अर्थात डिमांड कर सकता था, मांग कर सकता था। लेकिन जैसे उसके वेतन में वृद्धि हुई, अब वह 5,000 के स्थान पर वह कितने खरीदने, वह 10,000 रुपए के बराबर जो है डिमांड कर सकता है। तो पहले की अपेक्षा डिमांड में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, हुई दोस्तों। अब दूसरा है, जो व्यक्ति बेरोजगार है, जिसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। अब पहले उसके पास कोई वेतन नहीं था, और वेतन नहीं होने के कारण उसके पास तो आकांक्षाएं थी, जैसे हम नौकरी पाएंगे, जैसे हम रोजगार पाएंगे दोस्तों, वैसे हम मर्सिडीज खरीदेंगे, आईएस होने के बाद मर्सिडीज या फॉर्च्यूनर, या जैसे हम अध्यापक बनेंगे, अध्यापक बनने के बाद हम जो है स्कॉर्पियो लेंगे। लेकिन अभी वह इच्छा है, अभी वह डिमांड में नहीं क्रिएट होता। क्यों, क्योंकि रुपया नहीं है दोस्तों। और आपकी इच्छा डिमांड में कब क्रिएट होगी, जब आपके पास पैसे होंगे, आपके पास क्या होगा, मुद्रा होगा, तभी तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और आपकी इच्छाएं तभी पूरी होंगी जब आपकी इच्छाएं किस में परिवर्तित हो जाएगी, डिमांड में परिवर्तित हो जाएगी।
जब तक डिमांड में नहीं परिवर्तन होगा तब तक कि वह आपकी इच्छा ही तक सीमित रह जाए। तो जैसे ही इस व्यक्ति को क्या मिल गया, रोजगार मिल गया। अब रोजगार जो है वह क्या, अब जो है वह टीचर अध्यापक बन गया। अब क्या हो गया, अध्यापक बन गया। अब जो है इसके पास जो है 54,000 रुपए आ रहे हैं। पहले तो उसके पास जो है 0 रुपए था, इसलिए उसकी जो डिमांड थी, मांग जो थी 0 रुपए के बराबर थी। लेकिन जैसे वह नौकरी पाया, जैसे वह रोजगार पाया, अब उसकी डिमांड जो 54,000 रुपए के बराबर वह डिमांड कर सकता है मित्र। तो 54,000 रुपए के बराबर वह डिमांड कर सकता है। समझ में आ रहा है? नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो 54,000 रुपए, तो पहले के अपेक्षा डिमांड में वृद्धि हुई नहीं। और तत्काल जो है नौकरी तो आप पा सकते तुरंत, लेकिन उसी अनुपात में तुरंत जो है कंपनियां उत्पादन तो नहीं कर सकती। उनकी एक लिमिटेशन होता है, उनकी उत्पादन करने की एक क्षमता होती है, उस क्षमता के ऊपर वह उत्पादन नहीं कर सकते। लेकिन डिमांड क्या है, डिमांड जो है वह असीमित है। कभी भी डिमांड चाहे जितना भी, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो देखा गया लोगों के पास पैसा कब आएंगे, जब उनके वेतन में वृद्धि कर दिया जाएगा, और जब दूसरा अगर बात किया जाए, जब उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, जब उनको क्या मिल जाए, रोजगार मिल जाए। तो जब उनको रोजगार मिल जाए दोस्तों, ठीक, तो ये दो कारण, इसी दो कारणों से लोगों के पास पैसा आ जाएंगे। अब हम कर दिया, बात करें अब तीसरा कारण क्या हो सकता है, ये समझ में आ गया ना, इतना तो ये समझ में आ गया। अब इसे हम चलिएगा, अब तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण जो है, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, मैं सरकार की बात करता हूं। गवर्नमेंट जो है अपनी राजकोषीय नीतियों के माध्यम से, सरकार जो कौन सी नीति बनाती है, महंगाई और मंदी को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति बनाती है, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी। तो जब महंगाई और मंदी को नियंत्रित करने के लिए जब सरकार के द्वारा कोई नीतियां बनाई जाती है, उसको हम फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति कहते हैं। और मुद्रा और मंदी को, महंगाई और मंदी को नियंत्रित करने के लिए जब आरबीआई के द्वारा कोई नीति बनाई जाती है, तो उसे मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अब राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार पहले की अपेक्षा टैक्स, कर की दर में कमी करते हैं। तो राजकोषीय के नीति के माध्यम से सरकार जो है कर की दर में कमी कर देगा। जब कर के दर में कमी कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक, तो जब कर में कमी कर दिया जाएगा तो लोगों की बचत में वृद्धि होगी, लोगों की बचत में वृद्धि होगी। अब लोगों की सेविंग में जब वृद्धि होगी मित्र, अब लोगों की जब सेविंग में वृद्धि होगी, पहले की अपेक्षा जो है उनके पास अधिक पैसा होगा, अधिक होगा तो डिमांड होगा, तो मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो मांग में क्या होगी, पहले की अपेक्षा वृद्धि होगी। तो मांग में वृद्धि होने से वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी, जिसके कारण महंगाई में वृद्धि। अब देखते हैं महंगाई में वृद्धि। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ये क्या हो रहा है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका इनकम दोस्तों मान लेते हैं हम 50,000 रुपए है, जिसका इनकम जो है 50,000 रुपए, जिसका इनकम 50,000 रुपए है,
और टैक्स कितना था दोस्तों? टैक्स में मान लेता हूं उस समय 10% था, तो 10% टैक्स था, तो 50,000 का 10% आप निकाले, अर्थात 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। तो उसके पास जो सेविंग होती थी, सेविंग कितना होता था? 45,000 रुपए, 45,000 रुपए। क्यों? क्योंकि वह 5,000 रुपए क्या दे दिया? सरकार को टैक्स दे दिया। अर्थात वह अब उसके पास कितना रुपए बचा? वह 45,000 रुपए के बराबर जो है वह डिमांड कर सकता है। तो वह 45,000 रुपए के बराबर वह डिमांड कर सकता है। तो पहले क्या है? तो वह 45,000 रुपए के बराबर वह मांग कर सकता है। उसके पास सेविंग कितना? 45,000। तो वह 45,000 रुपए के बराबर वह सेविंग कर सकता। अब बात करते हैं, लेकिन अब वर्तमान में हम अब बात करते हैं, वर्तमान में सरकार अभी की बात नहीं कर रहा, अब मान लीजिए प्रेजेंट में सरकार ने टैक्स को घटा दिया। अब क्योंकि देखते हैं टैक्स को पहले की अपेक्षा घटाकर कितना कर, 10% था, तो यहां पर कितना कर दिया? 8% कर दिया। तो अब बात करते हैं 50,000 का 8% निकाले, 8×5 = 40, 8×5 = 40। ठीक, चलिएगा 8×40, चलिएगा तो 4,000। तो अब बात किया जाए तो 4,000 के रुपए क्या होगा? टैक्स दे दिएगा। अब जो बचेगा कितना? अब बात किया जाए तो अब बच रहा है इसके पास 46,000 रुपए। अब 46,000 रुपए, तो पहले सेविंग कितना था? 45,000 रुपए। अब जो है इसके पास सेविंग कितना हो गया? 46,000 रुपए। पहले की अपेक्षा कितना बचत हो गया? पहले की अपेक्षा 1,000 रुपए ज्यादा बचत हो गया। 1,000 जब ज्यादा बचत हो गया तो 1,000 ज्यादा का डिमांड हो गया कि नहीं? इसीलिए जब सरकार जो है टैक्सेशन में कमी करती है तो लोगों की बचत में वृद्धि होती है, और जिसके कारण डिमांड में वृद्धि होती है, जिसके कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, तो महंगाई में वृद्धि होती है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, तो इसकी कल हम यहीं से क्लास को फिर आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। आज क्लास को हम यहीं रोकते हैं, अभी हम लोग और चर्चा करेंगे। अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी की इसी में चर्चा करेंगे, जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी, तो सारी चीजें इसी में हम चर्चा करेंगे। तो आपको एक एक चीज बेहतर से समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, और आप लोगों से चाहे निवेदन मान लीजिए, चाहे गुजारिश मान लीजिए, लेकिन एक बार आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के जितने अध्यापक गण हैं और जो अपने सब्जेक्ट के महारत हासिल है अपने सब्जेक्ट में, उनको जरूर उनसे एक बार जुड़िए। वह चाहे हम हो, चाहे कोई और अध्यापक हो। यही हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।